और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो गाइस, स्वागत है आपसे हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान में। आज की हम लिख रहे हैं क्लास 12 का इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूक्लियस। ये चैप्टर वैसे तो है छोटा, लेकिन इसका वेटेज है 3 मार्क्स। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस से। ओके, जैसा कि अपन सबको पता है कि ये एक न्यूक्लियस है ना, किस किस चीज़ से बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो बेसिकली न्यूक्लियस का पार्ट है वो बना होता है अपना न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को, जिसको साथ में अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ओके, आई होप आपको न्यूक्लियॉन क्लियर हो गया होगा। यदि क्वेश्चन आ सकता है आपके पास जो न्यूक्लियस किस किस चीज़ से बना होता है, तो बेसिकली आंसर होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का मतलब होता है अपना न्यूक्लियन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता है, जैसे कि आपको एक्स या फिर कोई भी एलिमेंट दे दिया, ऊपर ए लिख दिया, नीचे जेड लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो जेड होता है ना, वो होता है एटॉमिक नंबर जो कि नीचे की साइड होता है, और यहाँ पे जो ए होता है वो होता है मास नंबर। मास नंबर कैसे निकालते हैं? अपन जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऐड अप करके मास नंबर निकालते हैं। जो मास नंबर का जो सिंबल है वो ऊपर रहता है ए की साइड, और नीचे ऐड है, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है उसको सिंबल रहता है जेड। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी चीज़ को दोबारा एक बार डिटेल में देखते। देखो, कोई एग्जांपल ले लिया अपन ने हीलियम एलिमेंट का। ठीक है, इसका मास नंबर कितना है? 4 अपन ने ऊपर देख लिया, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 नीचे देख लिया। बेसिकली एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, और मास नंबर इसको बोलते हैं उसमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। देखो, आइसोटोप्स का होते हैं बेसिकली इसमें है ना, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, बस मास नंबर डिफरेंट रहता है। इसके एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसका मीनिंग ये नहीं कर रहा है जैसे हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका मास 1 2 3 हो सकता है। सिमिलरली जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मास 12 13 14 हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है अपना 8 होता है, और इसका जो मास होता है वो अपना हो सकता है 16 18 के आसपास। ओके, अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। देखिए कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। बेसिकली क्या होता है? एक वेटेड एवरेज नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, यानी जितने सारे आइसोटोप्स हैं उनका एवरेज मास कैसे निकालेंगे वो है। इसमें बेसिकली क्या करेंगे अपन? परसेंटेज मल्टीप्लाई मास प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई मास जितने भी होंगे अपन में 100 कर देंगे। बस एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपके पास सीएल का आइसोटोप है, इसका एक का तो मास 35 है, एक का 37, परसेंटेज देगा 75 और 25। बेसिकली क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ने लिया मास तो 35 ले लिया, मल्टीप्लाई में अपन 75% कर दिया, अपन में 100 कर दिया। फिर सेकंड वाले लेंगे अपन प्लस करके 37 मल्टीप्लाई 25 अपन में 100। इन दोनों के जब अपन सॉल्व करेंगे अपना जो एवरेज मास आ जाएगा वो आ जाएगा 35.5 म्यू। ओके, यही अपना एवरेज एटॉमिक मास। ओके, आई होप आपको अंदर क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस की, जिसको अपन ने आइंस्टाइन भाई ने दिया था। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या दिया था? जो एनर्जी और मास का मैटर का रिलेशन बताया था, यानी जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, और जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। एक क्वेश्चन आई थी E बराबर mc²। ठीक है, यहाँ पे जो C है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, यहाँ पे जो E है वो एनर्जी है, M यहाँ पे मास है, जो भी आपको मास गिवन है वो क्वेश्चन में, और C स्पीड ऑफ लाइट है, इसका स्क्वायर करना है अपन को। यही अपनी मास एनर्जी का इक्विवेलेंस। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे ईजिली। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस और उसकी डेंसिटी। कोई भी एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर जितना भी वॉल्यूम होगा ना वो उसके प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर की। जितना उसके अंदर मास नंबर है, वॉल्यूम कैसे लिखते हैं अपन? 4/3 पाई आर क्यूब, और मास नंबर को अपन नोट करते हैं ए से। ठीक है, 4/3 पाई कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए अपन इसको सेट कर दिया। तो आर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास नंबर की। यहाँ पे क्यूब जो आर क्यूब है इसको उस साइड भेजेंगे तो अपन क्या हो जाएगा? आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3, और प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट हटाने के लिए कॉन्स्टेंट आता है R0। ठीक है, जो कि रेडियस 1.2 × 10⁻⁵ कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको अपन को रखना है। और इसी के साथ में आ गई साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी रेडियस इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है इक्वल होती है मास बाय वॉल्यूम के। ठीक है, और जो मास है ना उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मास इनटू मास नंबर। ठीक है, जितना ही मास में प्रेजेंट होगा एटम, और वॉल्यूम अपन लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब बेसिकली अपन क्या करेंगे? जो 3 है ना नीचे का वो ऊपर चल जाएगा, क्योंकि एक फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन तो ऊपर चल जाता है वो। तो क्या हो गया? 3m अपन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, और आर बराबर क्या होता है? आप ये अपन ने पढ़ा था R0 ए की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे, तो ओवरऑल जो क्या आ जाएगा अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा न्यूक्लियर डेंसिटी का? 3m अपन 4 पाई R0 का क्यूब, क्योंकि जो ए है वो ए से कट जाएगा, तो अपने पास वैल्यू यही आएगी। ओके, देखो जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की बेसिकली 2.3 × 10⁻70 होती है अप्रोक्सीमेट। ओके, तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है ना वो ग्रेटर देन होती है एटॉमिक डेंसिटी की। ओके, और जो मोस्ट ऑफ द मास होता है ना एटम का, वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर रहता है स्टोर। और जो न्यूक्लियस है ना बेसिकली वो छोटा है एज कम्पेयर टू एटम, इसलिए जो एटम है इनका ना मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बेसिकली एक ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो कि न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करती है उसके कंपोनेंट, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर। ओके, बेसिकली न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन किया जाता है उनके न्यूक्लियॉन्स के अंदर। यही अपनी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। बेसिकली जो एक्चुअल मास होता है एटम का, और जो भी उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास होते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको अपन मास डिफेक्ट बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, उसको देखते हैं अपन। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला Mn - ZMp + E - ZMn। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा मास डिफेक्ट है, Mn यहाँ पे एक्चुअल मेजर मास है न्यूक्लियस का, Z एटॉमिक नंबर है, Mp यहाँ पे मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन है, ए यहाँ पे यानी A - Z को अपन न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, और यहाँ पे Mn ना वो मास सिंगल न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ZMp + E - ZMn है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, इसके न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर पाओगे।
आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो 1 एमवी में ना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है अपने एमसीक्यू में आ जाता है, इसलिए ओके। थोड़ी देर पहले अपने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था, तो कोई ग्राफ आता है, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली अपन क्या देख ले, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में अपने ग्राफ है। इसमें एमसीक्यू आपको आता है सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है, बेसिकली आयरन की होती है, सल्फर की होती है, फिर क्रोमियम की होती है, सॉरी क्रिप्टॉन की होती है, ओके। आपको ग्राफ विजुअलाइज करके याद करके आना कि किसको पढ़ा एमसीक्यू आते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के दो पार्ट आते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। देखो न्यूक्लियर फिजन बेसिकली क्या है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़ के क्या बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ओके। यही अपना न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके। यहाँ पे जो टर्म है ना फ्यूजन, इसका मतलब होता है एडअप होना, ओके। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं। फ्यूजन में बेसिकली दो या दो से ज़्यादा एटम है ना आपस में आके एक लार्ज वन बनाते हैं, लार्ज न्यूक्लियस बनाते हैं। और फिजन में बेसिकली इसका उल्टा होता है, इसमें टूट जाते हैं, एक बड़ा सा एटम या फिर बड़ा सा न्यूक्लियस रहता है जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है इसके छोटे छोटे पार्ट्स में, ओके। यही अपना न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव डीके। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है ना वो टूट जाता है, ठीक है ना, इसके अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव टर्म इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ना वो आयन के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। तो 3 टाइप के डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। अल्फा डीके में बेसिकली क्या होता है, हीलियम इमिट होता है। बीटा डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर पोस्टीरियन कह सकते हैं अपन, ये इमिट होता है, ठीक है। और गामा डीके होता है ना, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता, बस इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी फोटोन रिलीज होती है, यानी इमिट होती है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसी के साथ अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी बाबा ज्ञान। मिलते हैं अगली वीडियो में।